वेलकम टू 8th क्लासेस बच्चों। तो आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 11 का एक नया चैप्टर पढ़ने, जर्नल। तो देखिए, ट्रांजैक्शन का मतलब आपको पता है क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, ठीक है। जैसे नॉर्मली देखो हम लोग जाते हैं शॉप पे सामान खरीदने, परचेज करने, सेल करने, तो उसी तरह क्या होता है कि बिजनेसेस में भी होते हैं परचेज एंड सेल होते हैं, ठीक है। मतलब ट्रांजैक्शंस का लेन देन होता है, सामान का लेन देन होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बिजनेस के पास एक दिन में इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं कि बिजनेसमैन के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो सारे ट्रांजैक्शंस को एक टाइम पर वो याद कर सके। गेटिंग में पॉइंट शेयर है? तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि बिजनेसमैन जो रहता है ये सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा होता है, ठीक है। एक दिन में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन, लाइक दे हैव परचेज फर्नीचर ऑल्सो, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मैनी अदर्स। एक दिन में कितना लोग परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसको दिमाग में ना याद कर सके, इसीलिए वो सारे ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। समझ आया? अब बात ये बनती है कि जो वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसकी भी एक बुक्स होती है, ठीक है। ऐसे रैंडमली रिकॉर्ड नहीं करते, एक बुक बनाते हैं, उस बुक्स में वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल, ठीक है। तो ये जर्नल क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है। समझ रहे हो? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है। तो ये जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ बुक, तो उस बुक का क्या नाम होता है? जर्नल। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो जर्नल होते हैं वो उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि फाइनेंशियल इन नेचर हों, ठीक है। मतलब जो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड किए जा सके। वेरी इजी, वेरी, अब आप समझो, जैसे कि आप सपोज कर रहे हो फर्नीचर खरीदो ऑफ ₹2 लाख, तो ये जो ₹2 लाख है, ये 2 लाख जो है ये हमारा क्या है? मनी वैल्यू तो है, ये मनी वैल्यू है ना। तो इस जो भी चीज़ें मनी वैल्यू में होती है उस चीज़ों की हमने रिकॉर्डिंग करनी होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्वांटिटेटिव चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते हैं, क्वालिटेटिव चीज़ों की नहीं। अब बात आती है कि क्वालिटेटिव चीज़ें क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन हो गया, बिजनेस का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब ये चीज़ों का रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट उन्हीं चीज़ों की रिकॉर्डिंग होती है जो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के हों, वो ट्रांजैक्शन विच कैन बी कन्वर्टेड इन मनी टर्म्स, ओके। तो ये सब चीज़ों की हमने रिकॉर्डिंग करनी होती है जो मनी वैल्यू दे रहे होते हैं। सेल हो रही है, परचेज हो रही है, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, या कोई भी हो, वो सब चीज़ें कैश में ही होगी, या ट्रांजैक्शन जिनके हो रहे हैं जो मनी वैल्यूज़ में होगी उसी के ही बारे में हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या होता है? फाइनेंशियल नेचर होंगे, मनी टर्म्स में होने चाहिए। दूसरे में क्या होता है? इन सारे जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं हमें उसको रिकॉर्ड करना होता है, और वो जो हम रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को क्या कहते हैं हम लोग? जर्नल। वेरी गुड। एनी डाउट टिल हियर शरियार? नो। आगे बढ़े। अब देखिए हमारे पास रिकॉर्डिंग तो हो गई। अब देखो, अब जब हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग जब एक ही अगर आप पेज पे लिखे रहोगे कि हमने सेल भी किया, परचेज भी किया, माई क्रेडिटर्स भी हो गए, डेटर्स भी हो गए, तो एक पूरी बुक भर जाएगी आपकी। जब आपको अचानक से देखना पड़े कि भाई साहब हमने सेल कहाँ किया था, इनको मैंने सेल किया सामान, तो कहाँ पे उस पर, तो आप ढूंढते रहोगे ना, तो ये बहुत हैफाजात मैनर में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। व्हाट डू वी डू? वी क्लासिफाई दोज ट्रांजैक्शंस। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल होता है, जैसे सेल्स के ट्रांजैक्शंस हो गए कि हमने ए को बेचा, सी को बेचा, बी को बेचा, इतने लोगों को हमने बेचा, तो उसके लिए एक अलग बुक बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए अलग एंट्रीज करेंगे। समझ आया? जैसे सेल्स के अलग होंगे, परचेज के अलग होंगे, क्रेडिटर्स के अलग होंगे, डेटर्स के अलग होंगे, समझ रहे हो कि नहीं? फर्नीचर के अलग होंगे, मतलब हर एक अलग अलग लोगों का अलग अलग बनाएंगे। तो उस कंडीशन में वो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनता है? लेजर बनता है। याद आया? लेजर बनता है। समझ आया? देखो, तो हर एक चीज़ का याद रखो। रिकॉर्डिंग का ट्रांजैक्शन जर्नल के लिए कर रहे थे, क्लासीफाई के लिए कहाँ पे करेंगे? लेजर, अलग बुक बन जाएगी लेजर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब बात आती है यहाँ पे, जब हमारे क्लासीफाई हो जाते हैं सारे ट्रांजैक्शंस, तो इस चीज़ को हमने क्या होता है? समराइज करना होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि समराइज का मतलब क्या होता है। तो समराइज का ये मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल
सेल हुआ है A B C, सबको आपने सेल किया है। क्या सेल किया? फर्नीचर, सबको फर्नीचर सेल किया है। तो डायरेक्ट फर्नीचर लिखो और सेल लिख दो। अब ये थोड़ी ना लिखोगे कि हमने A को फर्नीचर सेल किया है, B को किया है, C को किया है, पता नहीं कितने लोगों को सेल किया है, तो सबके नाम लिखोगे तो काफ़ी टाइम टेकन नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम बस ये डायरेक्ट देखते हैं कि हमने सेल कितने सेल किए, लाइक 2 लाख के सेल किए हैं टोटल, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 2 लाख रुपये लिख देंगे। ये नहीं लिखेंगे कि 1,50,000 का फर्नीचर है तो 10,000 की क्या नाम है चेयर है और 20,000 का टेबल है। ये इन सबको कैलकुलेट करके एक अमाउंट लिखते हैं 2 लाख और वो सेल में आ जाता है। इसको क्या करते हैं? समराइज करते हैं। इतनी चीज़ें थी ना, अलग अलग चीज़ें थी ना, तो इसको कंसाइज किया ना हमने, छोटा कर दिया, तो इसीलिए उसको समराइज करते हैं। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे? नो मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समराइज, तो अब यहाँ पे समराइज के लिए जो कौन सा अकाउंट बनता है, यहाँ पे बनता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट, इससे हमको क्या पता चलता है? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि एंड में पता चले कि पूरी जो फर्म है उस फर्म में हमारे एंड में कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितना प्रॉफिट हमारे फर्म में हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? समराइज करते हैं, अलग जगह इसको लिखते हैं, देन हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट लॉस कितना हुआ है। कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे? नहीं। अब ट्रेडिंग की बात करते हैं। जो ट्रेडिंग जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से डील करते हैं। उन ट्रांजैक्शंस, वो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से हो, लाइक फॉर एग्जांपल वेजेस, लेबर्स होते हैं, डेली वेज अर्नर होते हैं वो लोग, हम लोग को उनको वेजेस देने पड़ते हैं, राइट? तो उनके वो जो वेजेस है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, सैलरीज हम लोग किसको देते हैं? एम्प्लॉयज़ को देते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में होता है। समझ रहे हो ना? तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाली जो चीज़ें होती हैं वो ट्रेडिंग में आ जाती है। सर्विसिंग वाली जो चीज़ें होती हैं बेसिकली उन सबको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो। तो यहाँ पे समझ आ गया। अब नेक्स्ट समराइज के बाद हमारा क्या आता है? समराइज के बाद क्या आता है? एनालिसिस आता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या आता है कि जब हमने जब हमने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, ठीक है, हमने ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे जब रिकॉर्ड कर लिया है उसके बाद क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग देख लिए, ठीक है, पूरा पता चला कि हाँ हमारी फर्म में इतना प्रॉफिट 2 लाख से प्रॉफिट हुआ है, इधर लॉस हुआ है, ये। अब उसको हम पूरे जब हमने रिकॉर्डिंग करी है, सब कुछ देख रहे हैं, अब उसको हम एनालाइज करेंगे कि हम किस सेक्टर में लैग कर रहे हैं। ठीक है, कौन से सेक्टर में लैग कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे कंपनी का टर्नओवर अच्छा नहीं हुआ है। लास्ट ईयर टर्नओवर हमारा 5 लाख था, इस साल हमारा टर्नओवर जो है वो 4 लाख ही है, तो 1 लाख का डिफरेंस हो गया ना। अब यहाँ पे ये पता करेंगे क्यों इधर कमी हो रही है, ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द लैक ऑफ दोज एक्टिविटीज। सो व्हाट वी डू कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं उसका कि कहाँ कहाँ हमारा लैक हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसके बाद क्या आते हैं? एनालिसिस के बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? जब हमको पता चला कि हमारी फर्म में इतना लॉस हो गया, इतना प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरनल मेंबर्स, एक्सटर्नल मेंबर्स सबसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, सबसे कम्युनिकेट करेंगे। तो ये जो कम्युनिकेट करेंगे तो हमको क्या नाम है? उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू भी लेने पड़ेंगे, अपने भी पॉइंट्स ऑफ व्यू लेने पड़ेंगे। हम बताएंगे ना, देखिए आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अच्छा नहीं जा रहा है, तभी देखिए हमारी सेल्स नहीं हो पा रही है, तो प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेंगे कि आप अच्छे से परफॉर्म करिए, तो प्रोडक्शन मैनेजर अपने हिसाब से करेगा। प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा कि सर यहाँ कमियाँ हो रही है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो जो मैनेजर रहेगा, जो भी ओनर रहेगा, वो उस प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप जो सारे मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो प्रोज एंड कॉन्स पता चलेंगे चीज़ों के, तो प्रोज एंड कॉन्स पता चलेंगे ना चीज़ों के, तो इससे क्या होगा? तो हम लोग का जो रहेगा कि ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चलेगा कि किस किस जगह पे हमें इम्प्रूव करना है, राइट? सो इसीलिए कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेंबर्स टू। सो बताइए इधर में कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले
मनी वैल्यू वाले ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल नेचर वाले जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, एंड दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डिंग जर्नल में, ठीक है। फिर सारे ट्रांजैक्शंस को हमने क्या करना होता है, क्लासीफाई करना होता है। उन ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं तो वो कहाँ पे होते हैं, लेजर में। फिर वो लेजर्स को हमने समराइज करना होता है, और जब हम समराइज कर रहे होते हैं तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किससे डील करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों से डील करते हैं, लाइक वेजेस हो गए उससे, और प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज आ जाती हैं जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। नेक्स्ट व्हाट वी डू, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है। व्हाट आर द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आफ्टर कैलकुलेटिंग, ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ फर्म, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक पॉइंट है, तो जब हम लोग एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करते हैं तो यहाँ पे बैलेंस शीट बनता है हमारा, ठीक है। ये बैलेंस शीट क्या बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंस शीट हमारा क्या बताता है कि हमारी फर्म की फिनेंशियल पोजीशन कैसी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होते हैं ना, अगर काफ़ी, लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज, ठीक है। असेट्स जो होते हैं जो हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट है, दैट कैन बी इंटैंजिबल ऑल्सो एंड टैंजिबल ऑल्सो। इसको बाइफर्केशन ऑफ असेट हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो तो हम लोग कहाँ थे, बैलेंस शीट की बात कर रहे थे ना। तो बैलेंस शीट क्या करता है, ये बताता है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म। तो फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। अब बैलेंस शीट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है लायबिलिटीज, एक होता है असेट्स। तो असेट क्या होता है, जो फर्म के पास होती है, ठीक है, वो टैंजिबल भी हो सकती है, वो इनटैंजिबल भी हो सकती है। मतलब वो फिजिकल फॉर्म में हमें दिख भी सकती है, इनटैंजिबल में हमें दिखती नहीं है, बट वी कैन फील दैट, ओके, लाइक द गुडविल ऑफ अ फर्म। सो कमिंग टू हियर, लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि डेट होता है, कर्ज होता है। अब बहुत सिंपल सी बात है, अब बताइए लायबिलिटी ज़्यादा होगा, दैट मीन्स कंपनी के पास कर्ज ज़्यादा है। जब कंपनी कर्ज में डूबी रहेगी तो कंपनी का लॉस होगा, और बट ऑब्वियस है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि कंपनी के पास असेट्स जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, राइट। असेट ज़्यादा होगा तो कंपनी जो है वो प्रॉफिट में चल रही है। तो हमें क्या पता चला कि इस बैलेंस शीट से क्या पता, ऐसे समराइजिंग में प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग बना रहे थे तो यहाँ से ये पता कर पा रहे हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, राइट। अब यहाँ से जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हमें ये पता चलेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे जब हमने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल गया तो हम लोग व्हाट वी विल डू, विल कम्युनिकेट विद द अदर मेंबर्स ऑफ द फर्म आल्सो, विद द इंटरनल मेंबर्स एंड द एक्सटर्नल मेंबर्स टू। हु आर इंटरनल मेंबर्स? इंटरनल मेंबर्स आर दोज मेंबर्स जो पूरे फर्म के अंदर ही काम करते हों। फॉर एग्जाम्पल लाइक शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, और क्या नाम, एम्प्लॉयर्स हो गए, ये सारे जो होते हैं, वर्कर्स हो गए, वो क्या होते हैं, इंटरनल मेंबर्स होते हैं। एक्सटर्नल मेंबर्स क्या होते हैं, जो फर्म के बाहर काम कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हो गए, हमारे गवर्नमेंट हो गए, ये सारे एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ दो टर्म आता है, एक आता है क्रेडिटर्स और एक आता है डेटर्स। इसको समझते हैं ये क्या होता है। देखो जो डेटर्स होते हैं, देखो सपोज इट आई एम अ सेलर, ठीक है, मैं शॉपकीपर हूँ, मैं सेल करती हूँ सामान, सामने वाला कोई बायर है। अब मैं जब सामान सेल कर रही हूँ तो फिर मैं बोलूँगी भाई साहब मेरे को पैसे दो, तो वो बोलेगा मैम आपको पैसे मैं अभी नहीं दूंगा, थोड़े दिन बाद दूंगा। तो ठीक है ना, थोड़े दिन बाद देगा, मेरे तो पैसे हैं ना, आज नहीं तो कल मुझे मिल ही जाएंगे, तो वो हमारा डेटर हो जाएगा, ठीक है। डेटर होना अच्छी बात है क्योंकि वो मुझे पैसे तो देगा ही, आज नहीं तो कल मेरे को पैसे देगा ही ना, तो वो हमारे लिए एसेट होती है। डेटर्स हमारे लिए एसेट होती है, ठीक है। अब आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि हम किसी से सामान उधार पे ले रहे हैं, क्रेडिट पे ले रहे हैं। आफ्टर 2 or 3 days आई हैव टू पे हिम द सम ऑफ अमाउंट, ह्यूज सम, हमें देना पड़ता है उनको पूरा पैसा। तो मेरे ऊपर लायबिलिटी है ना, कर्ज है ना, मैं तो कर्ज में डूब गई हूँ ना, मुझे उनको पैसे देने हैं, राइट। तो ये क्या हो जाता है, वो क्रेडिटर्स इनको बोलते हैं। तो ये दो टर्म्स होते हैं, एक डेटर्स होते हैं, अच्छी बात होती है, जितने ज़्यादा डेटर्स होंगे आज नहीं तो कल वो पैसे मेरे ही हैं। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि हमें पैसे उनको देने हैं आज नहीं तो कल। समझ रहे हो, ये कम्युनिकेशन का मतलब समझ आया कि किससे किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल मेंबर्स में आ जाते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन। तो अल्टीमेटली ये सारा जो काम हम करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि पता चले कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, दूसरी कंपनी की, हम अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीज़ों को अलग अलग बाइफरकेट करके, जर्नल अलग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन अलग पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू बच्चों।